आज की इस गहरी चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जिसने आधुनिक आध्यात्मिकता और पॉप कल्चर दोनों को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं उसमें इकहार्ट टोल की आधिकारिक वेबसाइट के अंश शामिल हैं। हाँ, और उनकी दुनिया भर में तहलका मचाने वाली किताब द पावर ऑफ नाउ के विस्तृत सारांश भी हैं। इसके अलावा 2001 में इंक्वायरिंग माइंड पत्रिका को दिया गया उनका एक बेहद दुर्लभ साक्षात्कार भी है। और सबसे दिलचस्प बात, न्यू अद्वैत पर किए गए कुछ काफी तीखे आलोचनात्मक लेख भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा हैं। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे वर्तमान क्षण या जिसे प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं उसमें जीने का एक बहुत ही सरल सा विचार आज एक विशाल वैश्विक उद्योग बन चुका है। सही कहा। हम सिर्फ इस दर्शन की ऊपरी सतह को नहीं छुएंगे। बिल्कुल नहीं, हम इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक तंत्र को समझेंगे। मतलब उन व्यवहारिक तरीकों पर बात करेंगे जिन्हें रोजमर्रा की भागदौड़ में लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए किसी बहुत बड़े दार्शनिक बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। एकदम सही। ये सीधे इंसान की रोजमर्रा की चिंताओं और मानसिक शोर से जुड़ा है। इस कहानी की शुरुआत इकहार्ट टोल के अपने व्यक्तिगत अनुभव से होती है, जो सच कहूं तो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। हाँ, 29 वर्ष की आयु तक वे भयंकर डिप्रेशन और आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे थे। उनकी जिंदगी एक गहरे अंधेरे में थी। और स्रोतों के अनुसार वो बदलाव कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं थी। है ना? बिल्कुल नहीं। एक रात जब वो मानसिक दर्द बर्दाश्त की हर सीमा को पार कर गया तो उनके भीतर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। उनका ईगो, या जिसे अहंकार कहा जाता है, वो पूरी तरह से ढह गया। ठहरे गया मतलब अचानक से। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर का वो हिस्सा जो लगातार मानसिक शोर पैदा कर रहा था, जो लगातार एक बोझिल कहानी बुन रहा था, वो असल में उनका सच्चा स्वरूप था ही नहीं। ये तो बहुत ही गहरा अनुभव है। दर्द इतना असहनीय हो गया कि उस दर्द को ढोने वाली जो एक मानसिक पहचान थी वही टूट गई। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि एक व्यक्ति के कमरे के भीतर हुआ यह नितांत निजी अनुभव आज पॉप कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है। सच में द पावर ऑफ नाउ 52 भाषाओं में छप चुकी है और इसकी 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि ये किताब हमेशा उनके बिस्तर के पास रहती है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि हॉलीवुड जैसी जगह पर, जहाँ हर चीज चकाचौंध और बाहरी दिखावे पर निर्भर है, इस किताब ने इतनी गहरी पैठ कैसे बना ली? दरअसल हॉलीवुड और मनोरंजन जगत की दुनिया अत्यधिक तनाव, निरंतर मूल्यांकन और भविष्य की अनिश्चितताओं से भरी होती है। हाँ, वहाँ हर कोई अगले बड़े प्रोजेक्ट की दौड़ में होता है। बिल्कुल, वहाँ हर व्यक्ति की पहचान उसकी पिछली सफलता या भविष्य के प्रोजेक्ट पर टिकी होती है। ऐसे माहौल में जहाँ ईगो और साइकोलॉजिकल टाइम अपने चरम पर होते हैं, ये दर्शन एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। तो ये उस पूरी भागदौड़ को ही निरर्थक बताकर एक तुरंत मिलने वाली शांति का रास्ता देता है। एकदम सही। ये बात उन विशिष्ट उदाहरणों से बिल्कुल साफ हो जाती है जो हमारे सामने हैं, जैसे पेरिस हिल्टन का जेल में इस किताब को पढ़ना। वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जेल एक ऐसी जगह है जहां इंसान शारीरिक रूप से कैद होता है और उसका दिमाग पूरी तरह से अतीत के पछतावे या भविष्य के डर में फंसा रहता है। वहां इस किताब का पढ़ा जाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और कैटी पेरी ने इसी दर्शन से प्रेरित होकर अपना गाना डिस मोमेंट लिखा था। हाँ, केंड्रिक लैमर जैसे रैपर जो अक्सर अपने संगीत में गहरे आघात और तनाव की बात करते हैं, उन्होंने भी इस दर्शन को अपनाया। और सबसे दिलचस्प उदाहरण तो हॉलीवुड फिल्म वेनम का है। अरे हाँ, वो सीन जहां टॉम हार्डी का किरदार एडी ब्रॉक अपने भीतर के दानव को शांत करने के लिए ध्यान लगाते समय इसी किताब की ऑडियो बुक सुनता है। ये दिखाता है कि ये दर्शन किस हद तक लोगों के जीवन में रचा बसा है। बिल्कुल। और वेनम का वो उदाहरण तो वास्तव में इस किताब के एक मुख्य सिद्धांत का बहुत ही सटीक रूपक है कि हमारे भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा अशांत रहता है, जो हमेशा प्रतिक्रिया देना चाहता है। इकहार्ट टोल के दर्शन का सबसे बुनियादी आधार यही है कि हम अपना दिमाग या अपने विचार नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक उलझन है। अगर इंसान अपने विचार नहीं है तो फिर वो है कौन? हम तो हमेशा से यही मानते आए हैं कि हमारी सोच ही हमारा अस्तित्व है। यहीं पर चेतना या कॉन्शियसनेस का विचार सामने आता है। अच्छा। दर्शन ये है कि हम वो चेतना है जो इन विचारों को एक पर्दे पर चलते हुए देखती है। दिमाग सिर्फ एक उपकरण है, जैसे कोई कंप्यूटर या चाकू। तो समस्या कब शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब इंसान इस उपकरण के साथ अपनी पूरी पहचान बना लेता है। इसी झूठी पहचान को टोल ईगो कहते हैं।
और ईगो की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो वर्तमान में जिंदा नहीं रह सकता। उसे जीवित रहने के लिए समय की जरूरत होती है। समय की जरूरत। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ईगो समय का इस्तेमाल कैसे करता है? ईगो अपनी पहचान अतीत यानी पास्ट से बनाता है। इंसान सोचता है मैं वो हूँ जिसने ये डिग्रियां हासिल की, या मैं वो हूँ जिसके साथ बचपन में अन्याय हुआ। मतलब ये अतीत उसे एक पहचान देता है। बिल्कुल। और फिर वही ईगो भविष्य यानी फ्यूचर में अपनी मुक्ति या पूर्णता खोजता है। वो कहता है जब मुझे वो नया पद मिल जाएगा या जब मेरे पास इतने पैसे होंगे तब मैं आखिरकार खुश हो जाऊंगी। तो ईगो के लिए वर्तमान क्षण क्या है? ईगो के लिए वर्तमान क्षण सिर्फ एक बाधा है, एक ऐसा कदम है जिसे पार करके उसे भविष्य तक पहुंचना है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। हम सब अक्सर इसी उधेड़बुन में रहते हैं। हाँ, लेकिन स्रोतों में समय को दो बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है, क्लॉक टाइम और मनोवैज्ञानिक समय। या साइकोलॉजिकल टाइम। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्लॉक टाइम पूरी तरह से व्यावहारिक है। इसका मतलब है वो समय जो बाहरी दुनिया में काम करने के लिए चाहिए। जैसे अगर कोई मीटिंग 3 बजे है तो उसके लिए घड़ी का समय देखना जरूरी है। हाँ, या अगर अतीत में कोई गलती हुई है तो उससे सीख कर भविष्य की योजना बनाना पूरी तरह से तार्किक है। तो फिर मनोवैज्ञानिक समय क्या है? मनोवैज्ञानिक समय तब शुरू होता है जब इंसान अतीत की किसी घटना को लेकर लगातार मानसिक रूप से परेशान रहता है या भविष्य की किसी ऐसी बात की चिंता करता है जो अभी हुई ही नहीं है। तो ये मनोवैज्ञानिक समय ही सारी चिंताओं और मानसिक दर्द का मूल कारण है। एकदम सही। और इसी मानसिक दर्द से जुड़ी एक बहुत ही गहरी अवधारणा सामने आती है, पेन बॉडी। लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी के साथ सच में कुछ बहुत बुरा हुआ है, कोई गहरा आघात पहुंचा है, तो उसका गुस्सा होना या दुखी होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। उसे हम महज पेन बॉडी का नाम देकर कैसे खारिज कर सकते हैं? क्या ये अपनी भावनाओं से भागना नहीं हुआ? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। टोल का दर्शन उस स्वाभाविक पीड़ा को खारिज नहीं करता। दर्द का अनुभव होना इंसान होने का हिस्सा है। तो फिर पेन बॉडी बनती कैसे है? पेन बॉडी तब बनती है जब उस दर्द को पूरी तरह से महसूस करके जाने नहीं दिया जाता। वो जमा हुई भावनात्मक पीड़ा इंसान के भीतर एक स्वतंत्र ऊर्जा का रूप ले लेती है। मतलब ये एक अदृश्य परजीवी की तरह बन जाती है। हाँ, दर्द स्वाभाविक है, लेकिन जब इंसान उस दर्द को अपनी पहचान बना लेता है और अनजाने में और दर्द की तलाश करने लगता है, तब वो पेन बॉडी हावी होती है। तो इसका मतलब ये पेन बॉडी नकारात्मक विचारों पर पलती है। जैसे कभी-कभी कोई इंसान बेवजह उदास या चिड़चिड़ा महसूस करता है और फिर उसका दिमाग अपने आप पुरानी कड़वी बातें याद करने लगता है। बिल्कुल। टोले के अनुसार वो पेन बॉडी अपना भोजन मांग रही होती है और इंसान के नकारात्मक विचार ही उसका भोजन है। और चूंकि पेन बॉडी को दर्द पसंद है, इसलिए जब इंसान वर्तमान क्षण में मौजूद नहीं होता और अपनी चेतना खो देता है, तो ये पेन बॉडी उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती है। हाँ, और इंसान उस स्थिति में खुद ही अपने लिए और दूसरों के लिए दुख पैदा करने लगता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस ईगो, पेन बॉडी और मनोवैज्ञानिक समय के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। सिर्फ ये जान लेना कि ईगो एक भ्रम है, काफी नहीं लगता। सही कहा। इसीलिए स्रोतों में 6 व्यवहारिक तरीकों या अभ्यासों का जिक्र है जो इंसान को वर्तमान में वापस ला सकते हैं। और ये तरीके कोई बहुत जटिल तांत्रिक क्रियाएं नहीं है ना? कारण है। इनमें से एक सबसे प्रमुख तरीका है अपने ही विचारों को एक दर्शक की तरह देखना, जिसे वॉचिंग द थिंकर कहा गया है। इसका मतलब है कि दिमाग में जो लगातार एक आवाज चलती रहती है, जो हर चीज पर टिप्पणी करती है, उसे बस सुनना। हाँ, बिना किसी फैसले या जजमेंट के सुनना। जब कोई उस आवाज को सुनता है तो एक दूरी पैदा होती है कि वो आवाज अलग है और मैं उसे सुनने वाली चेतना हूं। और ये दूरी बनाना ही जागृति की पहली सीढ़ी है। जब उन विचारों का मूल्यांकन करना बंद कर दिया जाता है तो उन्हें ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है और वो मानसिक शोर अपने आप कम होने लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका है वर्तमान के साधारण कामों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। जैसे अगर कोई इंसान सीढ़ियां चढ़ रहा हो तो हर कदम, हर सांस पर पूरा ध्यान देना, या जब हाथ धो रहे हो तो पानी के तापमान, साबुन की महक और हाथों की हरकतों को पूरी तरह से महसूस करना। हाँ, ये सुनने में बहुत ही मामूली लगता है, लेकिन क्या ये सच में इतना प्रभावशाली है? ये मनोवैज्ञानिक समय से बाहर निकलने का सबसे सीधा तरीका है।
जब इंसान का पूरा ध्यान वर्तमान के किसी साधारण से काम पर केंद्रित हो जाता है तो दिमाग के पास अतीत की बातें सोचने या भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए कोई ऊर्जा ही नहीं बचती। ये तो बहुत तार्किक है। इसके अलावा भावनाओं को देखने का अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है कि अगर कभी दिमाग के विचारों और शरीर की भावनाओं के बीच कोई टकराव हो तो शरीर की भावना हमेशा सापेक्ष सत्य या रिलेटिव ट्रुथ बोलती है। मतलब अक्सर हमारा दिमाग हमें कहानियां सुनाकर झूठ बोल सकता है, लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि भावनाएं इस बात का सीधा शारीरिक प्रतिबिंब होती हैं कि इंसान का अचेतन मन वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। तो भावनाओं को बिना कोई नाम दिए बस महसूस करना उन्हें पेन बॉडी का हिस्सा बनने से रोकता है। बिल्कुल। एक और बहुत ही आम स्थिति होती है बहस की। ओहो, बहस। कई बार लोग किसी बहस में पड़ जाते हैं और अपनी बात सही साबित करने के लिए आक्रामक हो जाते हैं। तौल इसे बचाव की प्रवृत्ति या डिफेंसिवनेस कहते हैं। और उनके अनुसार ये पूरी तरह से ईगो का खेल है। क्योंकि ईगो हमेशा खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करके अपनी पहचान को मजबूत करना चाहता है। सही कहा। जब किसी व्यक्ति की राय पर हमला होता है तो ईगो को लगता है कि उसके अस्तित्व पर हमला हो रहा है। इस बचाव की प्रवृत्ति को अपने भीतर उठते हुए पहचान लेना ही इंसान को उस ईगो से अलग कर देता है। और जहां तक समय के भ्रम को खत्म करने की बात है, तो जैसा कि हमने पहले कहा, क्लॉक टाइम का इस्तेमाल जरूरी है। व्यवहारिक कामों के लिए योजना बनानी ही पड़ती है। हाँ, लेकिन मुख्य बात यह है कि जैसे ही वो व्यवहारिक काम खत्म हो जाए तुरंत मनोवैज्ञानिक समय से बाहर आकर वापस वर्तमान में लौट आना चाहिए। और ऐसा करने का एक बहुत ही शानदार तरीका इनर बॉडी या भीतरी शरीर से जुड़ना है। अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों और पैरों में जीवन की ऊर्जा को महसूस करना। ये ध्यान को बाहरी दुनिया और मानसिक विचारों के शोर से हटाकर शरीर के भीतर ले जाता है, जो वर्तमान क्षण का सबसे ठोस लंगर है। इन अभ्यासों से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये दर्शन रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होता है। लेकिन अब 2001 में इंक्वायरिंग माइंड को दिए गए उस विस्तृत साक्षात्कार की ओर चलते हैं। उसमें कुछ बहुत ही गहरी बातें हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो सामान्य समझ को चुनौती देती हैं, जैसे ईगो का अपना एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म। ये क्या है? साक्षात्कार में ये बहुत ही गहराई से समझाया गया है कि ईगो स्वभाव से ही दुख पैदा करने वाली मशीन है, लेकिन ईगो की एक सीमा होती है। सीमा? कैसी सीमा? जब व्यक्ति का दुख और मानसिक दर्द उस सीमा को पार कर जाता है तो ईगो खुद के ही बनाए हुए बोझ के नीचे ढह जाता है। उसका अपना एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म है जो चरम पीड़ा के समय ट्रिगर होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि गहरी शांति पाने के लिए इंसान को पहले चरम मानसिक पीड़ा से गुजरना ही होगा? जरूरी नहीं है, लेकिन टोल के अपने अनुभव में यही हुआ था। जब पीड़ा असहनीय हो गई तो उस पीड़ा को ढोने वाला मैं गायब हो गया। ये ऐसा है जैसे अंधेरा इतना घना हो जाए कि वो खुद ही रोशनी के फूटने का कारण बन जाए। बिल्कुल सही कहा। उसी साक्षात्कार में एक और विरोधाभास पर बात की गई है जो काफी हैरान करता है। ये कहा गया है कि कभी-कभी आध्यात्मिक अभ्यास या मेडिटेशन भी एक बाधा बन सकता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन ध्यान और मेडिटेशन तो ईगो को खत्म करने के लिए किए जाते हैं, फिर वो रुकावट कैसे बन सकते हैं? यही ईगो की सबसे बड़ी चालाकी है। ईगो हर जगह से वापस आने का रास्ता खोज लेता है। जब कोई इंसान ध्यान का अभ्यास करता है तो कुछ समय बाद उसका ईगो एक नया और सूक्ष्म रूप ले सकता है। अच्छा। वो खुद को एक महान ध्यान करने वाला या एक बहुत ही पहुंचे हुए आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में पहचानने लगता है। ईगो कहता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं क्योंकि मैं शांत हूं, जबकि बाकी सब अज्ञानी हैं। बाप रे! ईगो को दरवाजे से बाहर निकालो तो वो खिड़की से अंदर आ जाता है। एकदम। जब अभ्यास ही किसी की नई पहचान बन जाए तो वो मुक्ति का रास्ता नहीं बल्कि एक नया और ज्यादा मजबूत पिंजरा बन जाता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसी साक्षात्कार में खुशी और शांति के बीच का जो अंतर बताया गया है वो भी बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। आमतौर पर लोग इन दोनों को एक ही चीज मानते हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। खुशी हमेशा किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर करती है, जैसे अच्छी नौकरी मिलना या मनचाहा जीवन साथी मिलना, और ये हमेशा अपने विपरीत पहलू यानी दुख से जुड़ी होती है। हाँ, जब परिस्थिति बदलती है तो खुशी दुख में बदल जाती है। ये एक पेंडुलम है। इसके विपरीत सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। शांति का मतलब ये नहीं है कि बाहर सब कुछ अच्छा हो रहा है। शांति का मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है इंसान उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित है। इस बात को समझाने के लिए उस साक्षात्कार में एक भारतीय व्यक्ति का बड़ा ही रोचक किस्सा है। हाँ,
उस व्यक्ति का जिसका एक होटल में पासपोर्ट, पैसे और सारा सामान चोरी हो गया था। बिल्कुल। कोई भी आम इंसान इस स्थिति में घबरा जाएगा, प्रशासन को कोसेगा या रोने लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति के लिए वही क्षण मुक्ति का क्षण बन गया। क्योंकि उस क्षण में उसके पास चिंता करने या भविष्य के बारे में सोचने का कोई साधन ही नहीं बचा था। ईगो आमतौर पर ऐसी स्थिति में पीड़ित होने की एक लंबी कहानी गढ़ता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जब उस व्यक्ति ने उस स्थिति का बिना किसी कहानी के सामने किया, जो है उसके प्रति पूरा समर्पण कर दिया, तो ईगो के पास टिकने की कोई जगह नहीं बची। और सारा बाहरी सहारा छिन जाने पर उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। ये किस्सा वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब तक हमने इस दर्शन की बहुत सकारात्मक बातें की हैं। अब हमारे स्रोतों में मौजूद उन कड़ी आलोचनाओं पर भी नजर डालते हैं जो इस पूरे विचार के खिलाफ उठाई गई हैं। विशेष रूप से पारंपरिक अद्वैत वेदांत के विद्वानों द्वारा। बिल्कुल, किसी भी विचारधारा का निष्पक्ष विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर दूं कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम बस निष्पक्ष रूप से इस बहस को सामने रख रहे हैं। सही बात है। स्रोतों में आर्थर वर्स लुइस नामक विद्वान के इमीडिएटिज्म या तुरंत ज्ञान के विचार का जिक्र है। इमीडिएटिज्म, इसका क्या मतलब है? इमीडिएटिज्म का मतलब है ये दावा करना कि बिना किसी पूर्व तैयारी, बिना किसी लंबे अभ्यास या बिना किसी धार्मिक और नैतिक परंपरा का पालन किए बस अभी और इसी पल में आध्यात्मिक ज्ञान या शांति पाई जा सकती है। और यही द पावर ऑफ नाउ और नियो अद्वैत का मुख्य संदेश लगता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसी पल में जाग जाओ। लेकिन पारंपरिक विद्वानों को इस बात से क्या दिक्कत है? ये दरार बहुत गहरी है। आलोचकों के अनुसार नियो अद्वैत काफी हद तक भारत के महान संत रमन महर्षि की शिक्षाओं से प्रेरित है, खासकर HWL पूंझा के माध्यम से। हाँ, जिन्हें पपाजी भी कहा जाता है। रमन महर्षि ने मैं कौन हूँ का आत्मविचार दिया था। नियो अद्वैत ने इस अंतिम सत्य को तो अपना लिया कि अहंकार एक भ्रम है, लेकिन उस सत्य तक पहुंचने के लिए जो पारंपरिक ढांचा और कड़ी मेहनत होती है उसे पूरी तरह से हटा दिया। तो पारंपरिक वेदांत में ऐसा क्या है जिसे नियो अद्वैत नजरअंदाज कर रहा है? पारंपरिक वेदांत मानता है कि सर्वोच्च ज्ञान को समझने के लिए इंसान का मन और बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध और तैयार होनी चाहिए। इसके लिए साधन चतुष्टय यानी 4 प्रकार के कड़े अनुशासनों की आवश्यकता होती है। इसमें सही और गलत की पहचान करना, वैराग्य और ध्यान जैसी चीजें शामिल हैं। हाँ, आलोचकों का तर्क है कि आधुनिक लोगों के मन बहुत अशांत होते हैं। सिर्फ एक वीकेंड रिट्रीट में जाकर ये सुन लेना कि ईगो नहीं है, कोई स्थायी बदलाव नहीं लाता। तो ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ बनकर रह जाती है। मतलब ये पश्चिमी संस्कृति की तुरंत सब कुछ पाने वाली आदत का ही एक आध्यात्मिक संस्करण है। पारंपरिक आलोचक यही मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान के अचेतन मन में वासनाओं या पुरानी मानसिक प्रवृत्तियों की गहरी गांठें होती हैं। एक बार मैं विचार नहीं हूं, ये समझ लेने मात्र से ये वासनाएं खत्म नहीं हो जाती। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी लगातार अभ्यास की जरूरत होती है, जिसे पोस्ट अवेकनिंग साधना कहा जाता है। नियो अद्वैत इस लंबी और उबाऊ मेहनत को दरकिनार कर देता है। ये तर्क तो काफी कड़ा और तार्किक है। इसके अलावा स्रोतों में व्यवसायीकरण या कमर्शियलाइजेशन को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है। हाँ, ये बताया गया है कि रमन महर्षि जैसे पारंपरिक गुरुओं ने कभी अपनी शिक्षाओं के लिए पैसे नहीं लिए। उन्होंने कभी अपना कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और न ही वे खुद को कोई महान गुरु कहलवाना पसंद करते थे। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आज के दौर में नियो अद्वैत के कई आधुनिक गुरु अपनी शिक्षाओं को एक बड़े कॉरपोरेट व्यापार की तरह चलाते हैं, भारी भड़कम फीस लेते हैं और खुद को एक परंपरा का हिस्सा बताते हैं, जबकि उन्होंने पारंपरिक अनुशासन का कभी पालन ही नहीं किया होता। फिर से हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत। हम सिर्फ इस वैचारिक बहस को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं कि कैसे एक प्राचीन दर्शन जब आधुनिक बाजार में आता है तो उसमें क्या बदलाव आ जाते हैं। और ये जानना पूरी तस्वीर देखने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। जानकारी की इस विशाल महासागर में, जहां हर कोई कुछ न कुछ बेचने या समझाने की कोशिश कर रहा है, वर्तमान क्षण में लौट आने का ये संदेश एक अजीब सी शांति तो देता है। इसमें कोई शक नहीं है। चाहे इसे एक पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति के रूप में देखा जाए या फिर सिर्फ मानसिक तनाव को कम करने के एक मनोवैज्ञानिक टूल के रूप में,
अपने ही विचारों को एक शांत दर्शक की तरह देखने की क्षमता बहुत बड़ी राहत दे सकती है। ये इंसान को अपने ही बुने हुए मानसिक जाल से बाहर निकलने का एक सीधा रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, ये ज्ञान सिर्फ दर्शन की किताबों में धूल फांकने के लिए नहीं है। ये रोजमर्रा की भागदौड़, भविष्य की काल्पनिक चिंताओं और अतीत के भारी पछतावे से बचने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। जब भी घबराहट हावी हो तो बस अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने हाथों और पैरों में ऊर्जा महसूस करना और वर्तमान में वापस लौट आना एक कारगर कदम हो सकता है। ये सच में बहुत सरल है। चुनौती सिर्फ इसे याद रखने की है। सही कहा। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना जरूरी है जो हमारे स्रोतों में तो मौजूद है, लेकिन जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की है। एखार्ट टोले का मानना है कि आध्यात्मिक जागृति की राह में पुरुषों और महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं वे अलग-अलग हैं। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। टोल के अनुसार पुरुषों के लिए सबसे बड़ी बाधा उनका सोचने वाला दिमाग या थिंकिंग माइंड है। पुरुष अक्सर तर्क और विचारों के जाल में बुरी तरह फंसे रहते हैं और हर चीज को बौद्धिक रूप से सुलझाना चाहते हैं। दूसरी ओर महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा उनकी पेन बॉडी यानी वो पुरानी भावनात्मक पीड़ा है, जो न सिर्फ उनकी अपनी होती है बल्कि पीढ़ियों से महिलाओं पर हुए अत्याचारों के कारण एक सामूहिक पीड़ा के रूप में चली आ रही है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है, टॉल कहते हैं कि चूंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपने तार्किक दिमाग या वैचारिक संरचनाओं में कम फंसी होती हैं और उनका अपने शरीर और भावनाओं के साथ अधिक स्वाभाविक जुड़ाव होता है, इसलिए वे आध्यात्मिक जागृति के कहीं अधिक करीब होती हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या आध्यात्मिक शांति पाने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान अपने विचारों से ज्यादा लड़ रहा है या अपनी भावनाओं से। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल नए सांचे में ढाल देता है और इस पर विचार करना हर किसी के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।